Hello, students. I'm again back with part 3 of chapter number 4, the 18th century India. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till this paragraph, we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with Hyderabad. मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी जो कि कौन है? हैदराबाद के फाउंडर हैं. हैदराबाद के फाउंडर कौन है बेटा? कमरुद्दीन सिद्दीकी. इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है. चिनक्लिज खान, निज़ामुल मुल्क कसफजहाँ, इनके बहुत सारे नाम हैं. क्या क्या नाम है इनके? चिनक्लिज खान, निज़ामुल मुल्क कसफजहाँ, है ना. और क्या है ये? फाउंडर है हैदराबाद स्टेट के. ये मुग़ल गवर्नर थे डेक्कन प्रोविंसेस के. जो डेक्कन प्रोविंसेस थे उनमें इन्हें गवर्नर बना के भेजा गया था मुगल्स ने, पर बाद में इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट को असर्ट कर लिया. मुग़ल किंग मोहम्मद शाह ने इन्हें अपॉइंट किया था एज वज़ीर, पर इन्हें ज़्यादा अच्छा लगा कि ये अपना ध्यान डेक्कन की तरफ दें इन स्टेट ऑफ होल्डिंग पावर. ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे कि भाई मैं इस एरिया पे ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए वज़ीर की पोजीशन. वज़ीर वॉज लाइक पीएम ऑफ इंडिया. तो मुग़ल किंग मोहम्मद शाह के ऑफ़र को ठुकरा दिया किसने? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने. और कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपना फोकस कहाँ रखना चाहता हूँ? डेक्कन पे. तो उन्होंने वज़ीर की पोस्ट को अक्वायर नहीं किया, वज़ीर की पोस्ट के लिए मना कर दिया और कहा मैं तो डेक्कन में ही रहना चाहता हूँ. इन्होंने कभी भी ओपनली डिक्लेयर नहीं की थी इनकी इंडिपेंडेंस. ठीक है, ये रूल करते थे इंडिपेंडेंट रूलर की तरह, पर मुगल्स के साथ बना के रखी थी. कभी ओपनली डिक्लेयर नहीं किया था कि अब तो हम इंडिपेंडेंट हो गए. इन्होंने बहुत ही सक्सेसफुली मराठास की पावर के ऊपर एक चेक रख रखा था डेक्कन में कि भाई मराठा की पावर लिमिटेड रहे, मराठास ज़्यादा ओपनली रिबेल ना करें. इस पर एक ग्रेट होल्ड था किसका? हैदराबाद के फाउंडर, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं. कमरुद्दीन, है ना, अशफ जहाँ. इवेंचुअली इन्होंने स्टेट ऑफ हैदराबाद को कार्व आउट कर ही लिया अपने लिए. कार्व आउट करना मतलब बना लेना, है ना. इन्होंने अपने लिए स्टेट ऑफ हैदराबाद बना ही लिया. इनके जो सक्सेसर थे उन्हें निज़ाम कहा गया और इनकी डायनेस्टी का नाम रखा गया असफ जाही डायनेस्टी. इनके सक्सेसर को क्या कहा गया? निज़ाम्स. और कौन सी डायनेस्टी बनाई बेटा इन्होंने? असफ जाही डायनेस्टी. बेटा ये डायनेस्टी बहुत लंबा रूल करती है इंडिया को. ये डायनेस्टी इंडिया को रूल करती रही कब तक? जब तक इंडिया फॉर्मली मर्ज नहीं हो जाता इंडिपेंडेंट इंडिया में. तो कब तक? 1948. हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, पर ये इंडिया के साथ मर्ज कब होता है? 1948 में. ठीक है, और 1948 तक ये डायनेस्टी असफ जाही डायनेस्टी यहाँ पर रूल करती रहती है. जो किंगडम ऑफ हैदराबाद था ये बहुत ही पावरफुल किंगडम था 18th सेंचुरी का, और एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था इस्लामिक कल्चर का. तो ध्यान से सुनो, असफ जाही डायनेस्टी बहुत सक्सेसफुल डायनेस्टी थी. ये इंडिया को 1948, इंडिया के हैदराबाद को 1948 तक रूल करती रही, जब तक ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पार्ट नहीं बन गया, है ना. और ये इस्लामिक कल्चर का भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था, पावरफुल किंगडम था. अब हम पंजाब को पढ़ेंगे. तो जो लास्ट सिख गुरु थे उनका नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह. लास्ट गुरु कौन थे सिखों के? गुरु गोविंद सिंह. सिख बहुत पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स बनते हैं अंडर द रीन ऑफ गुरु गोविंद सिंह. जब गुरु गोविंद सिंह का रीन था, इनका रोल जब चल रहा था, तो सिख बहुत पावरफुल हो जाते हैं. जब इनकी डेथ हो जाती है बेटा तो गुरु ट्रेडिशन ख़त्म हो जाता है. गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद ये जो गुरु ट्रेडिशन था ये ख़त्म हो जाता है और लीडरशिप किसके हाथों में आ जाती है? बंदा बहादुर के हाथों में आ जाती है. और बंदा बहादुर बहुत ही कैपेबल डिसिप्लाए थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के. गुरु गोविंद सिंह के स्टूडेंट बोल सकते हो आप, फॉलोअर बोल सकते हो, अनुयायी. डिसिप्लाए मतलब अनुयायी थे. ठीक है, बंदा बहादुर जो थे वो बहुत ही कैपेबल डिसिप्लाए स्टूडेंट, है ना, फॉलोअर थे किसके? गुरु गोविंद सिंह के. बहुत बढ़िया जनरल भी थे ये, अच्छे लड़ाका थे. इन्होंने फाइट को कंटिन्यू रखा किसके अगेंस्ट में? मुगल्स के अगेंस्ट में. और आने वाले 5 साल
तो जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं कि सिख बिल्कुल कमज़ोर हो गए, बंदा बहादुर की लीडरशिप में भी जो सिख थे, इन्होंने मुगल्स को अच्छी खासी फाइट दी 5 साल, ठीक है। और बंदा बहादुर कौन थे? ये गुरु गोबिंद सिंह के डिसिप्लिन थे, बहुत ही कैपेबल व्यक्ति थे, ग्रेट जनरल थे। और फाइनली जो मुगल्स होते हैं वो बंदा बहादुर को पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। कब? 1716 में। जो बंदा बहादुर थे उन्हें फाइनली पकड़कर मार दिया जाता है 1716 में। अब इनकी डेथ हो गई तो सिखों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करना चालू किया मिसल्स में। ये स्मॉल पॉलिटिकल ग्रुप्स होते थे, टोटल 12 मिसल थे और हर मिसल का अपना लीडर होता था। ये जो मिसल थे ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते थे, मतलब आपस में कोऑपरेटिव थे। इन्होंने पूरे के पूरे पंजाब और जम्मू को जीत लिया था, बट जल्दी ही इनका जो स्ट्रगल था वो आपस में ही चालू हो गया, ठीक है। ऐसे होता है जब आप ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हो तो ग्रुप्स के अंदर राइवलरी आई ही जाती है, और ये अपने आप में ही, मतलब सिख ही अब आपस में लड़ रहे थे पावर के लिए। फाइनली महाराजा रंजीत सिंह इन्हें फिर से एक रूप में ले आते हैं, ठीक है। कब? 18th सेंचुरी के एंड तक, मतलब अब फिर सेंट्रलाइज लीडरशिप रहेगी। वो लीडरशिप किसकी रहेगी? महाराजा रंजीत सिंह की। बेटा जो महाराजा रंजीत सिंह थे ये किस मिसल से बिलोंग करते थे? शुक्रचकिया। महाराजा रंजीत सिंह के दादाजी ने बनाई थी शुक्रचकिया मिसल, जिसका ही पार्ट थे महाराजा रंजीत सिंह। इन्होंने एक पावरफुल सिख एम्पायर बनाया, और जब ये रूल कर रहे थे तो इनके एम्पायर की बाउंड्री वेस्ट में रिवर सतलज तक थी, ठीक है। एक्सटेंडेड लर्निंग वाला पोर्शन अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें, वो मैं एक्सक्लूसिव उसके लिए एक वीडियो अकेले ही बना दूंगी छोटे छोटे से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे राजपूत्स को। तो जो राजपूत से ये एक ट्रेडिशनल रूलिंग क्लास थी इंडिया की, है ना। ये मुगल्स के अलाइज हुआ करते थे। कब? जब अकबर शाहजहाँ रूल करते थे तब, इवन जहांगीर के टाइम तक। तो इन्होंने बेटा अच्छी खासी वेल्थ और पावर को अक्वायर किया था, इनॉर्मस वेल्थ, बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर इनके पास थी। इन्होंने रिवोल्ट करना, विद्रोह करना कब चालू किया? औरंगज़ेब के टाइम में। औरंगज़ेब के पहले तक तो ये बिल्कुल क्लोज अलाइज हुआ करते थे मुगल्स के, पर औरंगज़ेब ने आके सारा कुछ बिगाड़ा। और औरंगज़ेब को ऐसा करने का रिजल्ट भी बुरा ही मिला, है ना। उसके जो इतना बड़ा एम्पायर था धीरे धीरे करके टूटने लग गया। बाय द अर्ली 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही बहुत सारे जो राजपूत स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट होने लगे, ठीक है। अच्छा, इंडिपेंडेंट भी होने लगे तो बेटा किसी सिंगल पावर के अंदर ये यूनाइटेड नहीं थे। अलग अलग राजपूत्स ने अपने अलग अलग किंगडम्स बनाए, मतलब अब इनके बीच में भी राइवलरी होगी, कोई सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी नहीं है, और ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। अच्छा, लड़ते रहे तो आपस में जब तुम लड़ोगे तो क्या तुम्हारी लॉन्ग लॉस्ट ग्लोरी को, एक ग्लोरियस पास्ट को तुम वापस लाओगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो अगर कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप होती तो सारे राजपूत एक साथ रह पाते और फिर ये अपनी ग्लोरियस पास्ट को अचीव कर पाते, वापस से अपने किंगडम को ग्रेट बना पाते। बट ऐसा नहीं था, ये इंडिपेंडेंटली छोटे 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 किंगडम के को रूल करने लग गए और एट दी एंड आपस में लड़ने लग गए। और बेटा इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट थे राजपूत रूलर, उनका नाम था सवाई राजा जय सिंह, आमेर के थे। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था बहुत सारे रिफॉर्म्स को। बेटा ये सिर्फ राजा ही नहीं थे, ये सोशल रिफॉर्मर भी थे। इन्होंने बहुत सारे सोशल रिफॉर्म्स को भी इंट्रोड्यूस किया, मतलब समाज में भी सुधार का काम किया। किसने? सवाई राजा जय सिंह ने। इन्होंने एनकरेज किया टीचिंग को, लर्निंग को। इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक सिटी बनवाई, है ना। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये बनवाने का काम किसने किया था? सवाई राजा जय सिंह ने, जो कैपिटल थी इनकी, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे आर्ट को, साइंस को। तो इनका जो कैपिटल था जयपुर, ये आर्ट और साइंस का सेंटर बना, ठीक है। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी भी कहते हैं, वो आर्ट और साइंस का बहुत ग्रेट सेंटर बन गई। इन्होंने खुद ने
साइंस की फील्ड में बहुत अचीवमेंट हासिल किए, है ना। ये खुद एक बहुत बड़े साइंस स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और साइंस स्कॉलर थे। इन्होंने साइंस की फील्ड में खुद बहुत कुछ अचीव किया। बढ़िया एस्ट्रोनॉमी इनको आती थी, है ना। साइंस की स्कॉलर थे। इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज बनवाई हैं दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में, बनारस में, जंतर मंतर में, जो आज भी आप इन्हें देख सकते हो। तो ये खुद बहुत बड़े साइंस स्कॉलर थे, एस्ट्रोनॉमर थे। इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेटरीज बनवाई हैं दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में, उज्जैन में भी हैं, बनारस में भी है। जंतर मंतर जो दिल्ली में है वो ऐसी ही एक ऑब्जर्वेटरी है। अब हम पढ़ेंगे मैसूर को। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट किंगडम हुआ लेट 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी का मोस्ट एफिशिएंट और स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम कौन सा था बेटा? मैसूर। ये एमर्ज हुआ था ऑन द र्यून्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर जो खुद में एक बहुत ही गजब का एम्पायर था, जब उसका डिक्लाइन हुआ उसके र्यून पर राइज हुआ था मैसूर का। हैदर अली जो थे उन्होंने, जो राजा थे, उन्हें ओवरथ्रो किया और थ्रोन को हासिल कर लिया 1761 में। हैदर अली ने जो राजा हुआ करते थे उन्हें हटाकर सत्ता अपने हाथों में ले ली। कब ले ली बेटा? 1761 में। और बेटा किसको ओवरथ्रो किया था हैदर अली ने? वुडियार रूलर्स को ओवरथ्रो करके खुद मैसूर के राजा बन गए 1761 में हैदर अली। ठीक है। पहले ये फुट सोल्जर हुआ करते थे मैसूर की आर्मी में, खुद एक सिर्फ फुट सोल्जर थे मैसूर की आर्मी में, पर वुडियार रूलर्स को हटाने का काम इन्होंने ही किया। इन्होंने मैसूर को एक बहुत पावरफुल किंगडम बनाया। ये बहुत ही एजुकेटेड थे, ये वाइज थे, ये गुड एडमिनिस्ट्रेटर थे और बढ़िया कमांडर थे। लड़ने जाते तो बहुत अच्छा लड़ते, इंटेलिजेंस में इनका कोई तोड़ नहीं था, समझदार रूलर थे, बढ़िया प्रशासक थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा, कमांडर भी अच्छे, रूलर भी अच्छे। ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं अपने रिबेल्स को कंट्रोल करने में। जितने भी विद्रोह इनके राज्य में हो रहे थे उनको सबको इन्होंने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। इन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार दिया अपनी किंगडम की। जब इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया तो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी मैसूर की। इन्होंने अपने किंगडम की फाइनेंशियल कंडीशन को भी बहुत बढ़िया तरीके से इम्प्रूव किया। इन्होंने बहुत सारे बैटल्स जीते। किस किस के खिलाफ जीते बेटा? मराठा के खिलाफ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ भी। हैदर अली एक बढ़िया कमांडर थे। जब ये लड़ने आए तो इन्होंने बहुत सारे बैटल्स को जीता, मराठास के खिलाफ, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के खिलाफ और ब्रिटिश के खिलाफ। देन इनकी डेथ हो जाती है 1782 में और फिर इनके बेटे टीपू सुल्तान राजा बन जाते हैं। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन टीपू सुल्तान। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान जो अब नए राजा बनेंगे। टीपू सुल्तान भी बहुत ही समर्थ रूलर थे, बहुत बढ़िया रूलर थे टीपू सुल्तान। इन्हें पॉपुलरली टाइगर ऑफ मैसूर भी कहता था। किसको मिला बेटा टाइगर ऑफ मैसूर का टाइटल? टीपू सुल्तान को। इन्होंने अपने किंगडम में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। पहला रिफॉर्म, ये न्यू कैलेंडर लेके आए, कॉइनेज का न्यू सिस्टम लेके आए। सो टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान चेंज वेरियस थिंग्स फ्रॉम हिज किंगडम। पहला, पुराना कैलेंडर बदल दिया, नया सिस्टम लेके आ गए कॉइनेज का, और अपनी पूरी की पूरी आर्मी को इन्होंने चेंज तो नहीं किया पर आर्मी के अंदर चेंज जरूर किया। क्या चेंज किया बेटा? उसे यूरोपियन लाइंस पे बदलना चालू कर दिया। मतलब आर्मी के लोग नहीं बदले पर आर्मी का तरीका बदल दिया। अब इनकी आर्मी किस तरीके से डील करती थी? जैसे यूरोपियन आर्मीज थी। इन्होंने नेवी भी बिल्ड की, मतलब क्या बोलते हैं नेवी को हिंदी में? नौसेना, है ना। नौसेना भी इन्होंने बिल्ड की। नेवी पानी में रहकर जो हमारे सैनिक लड़ते हैं वो। इन्होंने मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया अपनी किंगडम में। इनके राज्य में मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ लेके आए खान टीपू सुल्तान। ये बहुत बढ़िया कमांडर थे। इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ फाइट को कंटिन्यू रखा। इनके पापा भी लड़ रहे थे, ये भी ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। इन्हें मोस्ट सीरियस चैलेंज कहा जाता था ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया में, कि अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स को कोई अच्छी खासी थ्रेट दे सकता है तो वो कौन ही है? टीपू सुल्तान ही है।
इन्हें डिफीट किया गया, पर फाइटिंग चलती रही जब तक इनकी डेथ नहीं होगी, मतलब ये लड़ते लड़ते ही मरे हैं। बेटा अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मराठास। जो मराठास थे वो भी कोई कम पावरफुल नहीं थे, बहुत पावरफुल थे। मिडिल 18th सेंचुरी में अच्छा खासा डंका पिसता था मराठास के नाम का। इन्होंने बढ़िया सी किंगडम बना रखी थी, है ना, जिसका बहुत बड़ा पार्ट सेंट्रल इंडिया में था। इनका अगर प्रभाव आपको देखना है तो वो आप देख सकते हो नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के इनका अच्छा खासा प्रभाव था। ये प्रभाव जो था, जो इफेक्ट था, जो इन्फ्लुएंस था, ये बहुत कम टाइम के लिए था। धीरे धीरे करके ये डिक्लाइन करने लग गए। और कब? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब 1761 में हुआ। 1761 में क्या हुआ बेटा? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और इसके बाद मराठास की पावर ग्रेजुअली डिक्लाइन कर गई, धीरे धीरे करके इनका जो हेजेमनी थी वो ख़त्म हो गई। पर हाँ, कह सकते हैं कि ये भी बहुत पावरफुल किंगडम था हमारे इंडिया का, बहुत पावर थी मराठास के पास। बेटा अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मराठा एम्पायर। बेटा जो मराठास थे वो माइनर चीफ थे किसके? किंगडम ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर। जब अहमदनगर था, बीजापुर था, गोलकोंडा था, तो वहाँ पर माइनर चीफ की तरह कौन थे? मराठा थे। पर जब शिवाजी के हाथों में पावर आई, जब शिवाजी लीडर बने, तो इनकी लीडरशिप में मराठा बहुत ही पावरफुल रूलिंग क्लास बन गए। ठीक है, पर प्रॉब्लम ये आई कि शिवाजी तो बहुत कैपेबल थे, एक बड़े से एम्पायर को इन्होंने कार्व्ड आउट किया, पर इनके जो सक्सेसर्स थे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे। ये ऑल इन ऑल हम ऐसे भी कह सकते थे कि ये वीक थे। ठीक है, तो जब वीक पावर हो गई तो ऑब्वियसली बात है किंगडम का रियून तो होगा ही होगा। बाद में जो पेशवास थे वो एक्चुअल हेड बन गए मराठास के। कब? 18th सेंचुरी में। तो पहले तो ये माइनर चीफ हुआ करते थे किंगडम्स ऑफ गोलकोंडा, बीजापुर और अहमदनगर के। बाद में जब शिवाजी की लीडरशिप में आए तो बहुत पावरफुल रूलिंग क्लास बने, पर क्योंकि सक्सेसर इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, वो वीक थे, इसीलिए बाद में फिर इनका एम्पायर डिक्लाइन होने लगा। बाद में पेशवास ही एक्चुअल हेड बन गए मराठास के। अब हम पढ़ेंगे राइज ऑफ पेशवास। जो पेशवा होते थे बेटा वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे किसके? शिवाजी के। प्राइम मिनिस्टर्स हुआ करते थे शिवाजी के। इनकी इम्पोर्टेंस जो थी वो शिवाजी की डेथ के बाद ख़त्म हो गई। इनकी पोजीशन को वापस से रिवाइव किया गया, या रिवाइव हो गई इनकी पोजीशन किसकी रीन में? साहू जी की रीन में। ठीक है, जो कि ग्रैंडसन थे शिवाजी के। शिवाजी के जो ग्रैंडसन थे साहू जी, उनका जब टाइम आया तो इनकी पोजीशन में फिर से रिवाइवल हुआ, ये फिर से इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे आए। पर साहू जी को औरंगज़ेब ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, पर साहू जी को आज़ाद कर दिया गया किसकी डेथ के बाद? औरंगज़ेब की डेथ के बाद। फिर से ध्यान से सुनो, शिवाजी के टाइम में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, शिवाजी के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे पेशवास, पर बाद में इनकी पोजीशन धीरे धीरे शिवाजी की डेथ के बाद डिक्लाइन करने लग गई। पर जब साहू जी आए, कौन साहू जी? साहू जी ग्रैंडसन थे शिवाजी के। फिर से इनकी पोजीशन में रिवाइवल स्टार्ट हुआ, पर शिवाजी के ग्रैंडसन साहू जी को गिरफ्तार किया, इम्प्रिजन कैद में डाल दिया किसने? औरंगज़ेब ने। पर जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है तो ये रिलीज़ कर दिए जाते हैं। फिर एक सिविल वॉर हो जाता है साहू जी और ताराबाई के बीच में, जो वाइफ थी किसकी? शिवाजी के दूसरे बेटे राजा राम की। ठीक है, तो साहू जी और ताराबाई इनके बीच में एक लड़ाई छिड़ गई, किसके लिए? थ्रोन के लिए। भाई मैं राजा, मैं राजा, मेरा बच्चा राजा, मेरा बच्चा राजा करके आगे तमाशा चालू हो गया। ताराबाई कौन थी? शिवाजी के जो दूसरे बेटे थे उनकी वाइफ थी, जिनका नाम था राजा राम, और ये थ्रोन के लिए लड़ने लगे। बालाजी विश्वनाथ जो थे बेटा वो सपोर्ट कर रहे थे साहू जी को, और कोशिश कर रहे थे कि साहू जी की स्ट्रेंथ बढ़े और थ्रोन जो है मराठास का वो किसके पास रहे? साहू जी के पास रहे। सो एज ग्रैटिट्यूड के लिए जो साहू जी थे उन्होंने अपॉइंट किया था बालाजी विश्वनाथ को एज पेशवा। देखो बेटा, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप है। बालाजी विश्वनाथ चाहते हैं कि साहू जी के हाथों में पावर रहे, और थोड़ा बहुत तो ग्रेटिट्यूड अब किसको भी निभाना पड़ेगा। हमारे साहू जी को तो उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को क्या बना दिया? पेशवा।
ये भी एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे। साहू जी ने पूरे एम्पायर के काम को इन्हीं के हाथों में सौंप रखा था। सब्सिक्वेंटली ये ही रियल डिसीजन मेकिंग पावर बन गए। रियल डिसीजन मेकर कौन ही बन गए? बालाजी विश्वनाथ। नाम चल रहा है साहू जी का, काम कर रहे हैं बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने सक्सेसफुली मराठा चीफ्स को कंट्रोल किया। इन्होंने सैयद ब्रदर्स के साथ एक पैक्ट साइन किया, मतलब एक डील साइन की थी सैयद ब्रदर्स के साथ। जो पैक्ट था, सारी टेरिटरीज जो थी साहू जी की वापस ले लेता है। जिसको किसने कैप्चर किया था? मुगल्स ने। फिर से ध्यान से सुनो। जो बालाजी विश्वनाथ थे, इन्होंने एक डील साइन की थी सैयद ब्रदर्स के साथ। इस पैक्ट के साइन करते ही शिवाजी की जितनी भी टेरिटरीज थी वो मिल जाती है किसको? साहू जी को। जिनको किसने कैप्चर कर लिया था? मुगल्स ने। टेरिटरीज तो बनाई थी शिवाजी ने, कैप्चर की थी मुगल्स ने, पर इस पैक्ट के बाद वो सारी की सारी जो एरियाज़ थे, टेरिटरीज थी, वो साहू जी को वापस मिल जाती हैं। इवन इन्हें चौथ कलेक्ट करने का राइट भी मिल जाता है, सरदेशमुखी कलेक्ट करने का राइट भी मिल जाता है। कहाँ का? डेक्कन के मुगल प्रोविंसेस का। तो मतलब बालाजी विश्वनाथ को अब कम नहीं आंक सकते। बालाजी विश्वनाथ के साथ ही पैक्ट साइन हुआ सैयद ब्रदर्स के साथ, उसी के साथ इन्हें इतना बड़ा एरिया मिल गया, बड़ी टेरिटरीज मिल गई। फिर इन्हें चौथ कलेक्ट करने के राइट मिले। सरदेशमुखी कलेक्ट कर लेते थे। ये टैक्स की फॉर्म थे। चौथ भी टैक्स था, सरदेशमुखी भी टैक्स था। और अब ये टैक्स सिर्फ अपने एरिया में नहीं लगा रहे थे, उस एरिया में भी लगा रहे थे जो डेक्कन में था और मुगल प्रोविंसेस थी। इन रिटर्न साहू जी ने मेंटेन किए थे 15,000 घोड़े। किसके लिए? मुगल्स के लिए। मैं बोल रही हूँ ना, द इंटायर पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ गिव एंड टेक। आप क्या दे रहे हैं मुझे? टेरिटरीज। आप क्या मुझे दे रहे हैं? चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करने के राइट। तो बदले में मैं भी आपके लिए 15,000 घोड़े मेंटेन कर लेता हूँ। ठीक है। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो बालाजी विश्वनाथ थे वो बहुत ही कैपेबल हुआ करते थे, तभी तो वो रिगेन कर पाए अपनी लॉस्ट प्रेस्टीज को। अपनी क्या, मराठास की जो भी लॉस्ट पावर थी, मराठास का जो डिक्लाइन था, मराठास का जो एक बैड फेस था, है ना, उससे बाहर निकालने का काम किसने किया? बालाजी विश्वनाथ ने। तो बालाजी विश्वनाथ ने रिगेन किया लॉस्ट प्रेस्टीज को, पावर को। दे वंस अगेन बिकम डोमिनेंट पावर इन डेक्कन। और डेक्कन में ये एक बार फिर से बहुत बड़ी डोमिनेंट पावर के रूप में आ जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ बालाजी विश्वनाथ। अब हम पढ़ेंगे बेटा बाजीराव वन को। तो बाजीराव वन पेशवा बनते हैं कब? जब इनके पापा बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है 1720 में। बालाजी विश्वनाथ मर जाते हैं और उनके मरने के बाद पेशवा बनते हैं बाजीराव। बहुत ही एक्सलेंट जनरल होते हैं। कौन? बाजीराव। ये अपने एम्पायर को और ज़्यादा एक्सपांड करते हैं, मालवा जीत लेते हैं, बुंदेलखंड के पार्ट को जीत लेते हैं और गुजरात के सदर्न पार्ट को भी जीत लेते हैं। बालाजी विश्वनाथ के बाद पेशवा कौन बनते हैं? बाजीराव। ठीक है। कब? 1720 में। तो बाजीराव भी बालाजी विश्वनाथ जितने ही कैपेबल थे, इन्होंने अपने एम्पायर को और बढ़ाया, मालवा जीता, बुंदेलखंड को जीता, बुंदेलखंड के कुछ पार्ट को जीता, गुजरात के सदर्न पार्ट को जीत लिया। इवन इन्होंने टैक्स कलेक्ट एफिशिएंटली किए, कुछ ऐसी टेरिटरीज से भी किए जो डेक्कन की थी। पर कब ये टैक्स इन्हें मिलना चालू हुआ? जब इन्होंने हैदराबाद के निज़ाम को हरा दिया। देखो, टैक्स कलेक्ट करने का राइट आपको कब मिलेगा? जहाँ पर आपका रूल हो। तो जब इन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को हरा दिया तो ये डेक्कन की कुछ टेरिटरी से भी टैक्स वसूलने लग गए। इवन इन्होंने सालसेट को भी एक्वायर कर लिया, बसेन भी इनके पास आ गया। किसको हरा के? पोर्तुगीज़। तो इन्होंने सिर्फ इंडियंस को नहीं हराया बेटा, है ना, पोर्तुगीज़ को भी हराया। पोर्चुगल से आए पोर्तुगीज़ जिनके कंट्रोल में बसेन था, सालसेट था, उसे भी जीतने का काम किसने किया? बाजीराव वन ने। इन्हें कहा जाता था फाइटिंग पेशवा। बाजीराव वन को क्या टाइटल मिला था? फाइटिंग पेशवा। इन्होंने अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम जो निकाला वो बैटल फाइट करते करते ही निकाला। ठीक है। बाजीराव की अगर हम बात करें तो बाजीराव की लाइफ का मैक्सिमम टाइम कैसे भी था? लड़ते लड़ते। क्लियर है? चलो,
बाजीराव वन ने बहुत सारे मराठा चीफ को ऑर्गेनाइज किया, जैसे गायकवाड़, ये कहाँ से थे, बरोड़ा, भोसले कहाँ से थे, नागपुर, होलकर, इंदौर। तो बाजीराव वन ने ऑर्गेनाइज किया था बहुत सारे मराठा चीफ को, गायकवाड़, बरोड़ा, भोसले, नागपुर, होलकर, इंदौर, सिंधिया, ग्वालियर, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बरोड़ा के गायकवाड़, सारे मराठा चीफ को ऑर्गेनाइज किया, एक यूनियन बनाई जिसे मराठा कन्फेडरेसी कहते थे। और इस मराठा कन्फेडरेसी का हेड कौन होता था बेटा? पेशवा। क्लियर है? तो ये काम भी अच्छा किया किसने? बाजीराव वन। बेटा हम पढ़ेंगे अब बालाजी बाजीराव को। तो बालाजी बाजीराव जो थे वो थर्ड पेशवा थे और 18 साल की उम्र में ही पेशवा बन गए जब साहू जी की डेथ हुई 1749 में। 1749 में जब साहू जी की डेथ हुई तो पेशवा कौन बने? 18 साल की उम्र में बालाजी बाजीराव। इन्होंने शिफ्ट कर लिया बेटा कैपिटल को, अपनी कैपिटल राजधानी को शिफ्ट किया। सतारा से कहाँ ले गए? पूना ले गए। जब ये रूल कर रहे थे तो जो मराठा पावर थी वो अपनी जीनियत पे थी, पीक पे थी। इन्होंने मराठा एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सपांड किया, अटोक पंजाब तक ले गए, पंजाब से कटक मतलब आज उड़ीसा। एक बात सुनो बेटा, सतारा से पूना कैपिटल लेके आना, मराठा एम्पायर के पीक तक पहुंचना, ये सब इन्हीं की रीन में हुआ। अब इनका एम्पायर पंजाब में अटोक तक था तो उड़ीसा के कटक तक था। जो मराठा आर्मी थी उसने पूरे इंडिया का। अब हम बालाजी बाजीराव की बात करें तो इनका इन्फ्लुएंस बंगाल तक पहुंच गया था। तो बालाजी बाजीराव ने फोर्स किया अलीवर्दी खान को कि उड़ीसा को सरेंडर कर दो और चौथ पे करो, ठीक है, बंगाल के लिए भी और बिहार के लिए भी। तो बालाजी बाजीराव का इन्फ्लुएंस सब कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया, ये बंगाल तक पहुँचे। इन्होंने अलीवर्दी खान को फोर्स किया कि भैया चलो उड़ीसा को तो सरेंडर करो और चौथ पे करो बंगाल और बिहार के लिए। जो निज़ाम थे हैदराबाद के उन्हें भी इन्होंने फोर्स किया कि तुम अपनी टेरिटरी को सीड करो, थोड़ी सी टेरिटरी हमें दे दो। दिल्ली को भी कैप्चर किया गया इन्हीं की रीन में। जब ये रूल कर रहे थे तभी दिल्ली को भी इन्होंने एक्वायर किया। बेटा जो बालाजी बाजीराव थे उनकी इच्छा थी कि वो नॉर्थ वेस्ट में भी अपने कंट्रोल को एस्टेब्लिश करें, और ये जो इच्छा थी ना नॉर्थ वेस्ट में कंट्रोल करने की, इस वजह से डायरेक्ट इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ किससे? अहमद शाह अब्दाली। फिर से ध्यान से सुनो, बालाजी बाजीराव की इच्छा थी कि ये अपने कंट्रोल को कहाँ तक एक्सटेंड करें? नॉर्थ वेस्ट तक। नॉर्थ वेस्ट तक कंट्रोल करने की इच्छा के कारण ये किसके डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए? अहमद शाह अब्दाली, जो कि अफगान रूलर थे। इन दोनों की फोर्सेस लड़ी, कहाँ पर लड़ी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। कब लड़ी? 1761 में। 1761 में जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली लड़ रहे थे। किसके साथ लड़ रहे थे भाई? बालाजी बाजीराव के साथ लड़ रहे थे, ठीक है। और बैटल बालाजी बाजीराव हार जाते हैं क्योंकि इनके पास इनका कोई अलाई नहीं होता है। पर अफ़गान को हेल्प कर रहे थे आला सिंह जो पटियाला से थे, नाजिबुद्दीन दौला जो रोहिलखंड के थे, सुजाउद्दौला जो अवध के थे। आप देख रहे हो हमारे मराठास को कोई भी बचाने के लिए या कोई भी सपोर्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि वो अहमद शाह अब्दाली जो हमारी कंट्री का था ही नहीं, उसको सपोर्ट आला सिंह कर रहे हैं पटियाला के, नाजिबुद्दौला कर रहे हैं रोहिलखंड के और सुजाउद्दौला कर रहे हैं अवध के। तो गलत था, ठीक है। अच्छा फिर बोलते ना जैसे आप करते हो वैसे आपके साथ होता है। सुजाउद्दौला के साथ भी तो सेम ही होगा, उनके साथ भी कुछ अच्छा थोड़ी ना होगा आगे। आफ्टर द डिफीट ऑफ पानीपत, पानीपत की जब डिफीट हो जाती है तो मराठास बहुत वीक हो जाते हैं और जो मराठा एम्पायर होता है वो पीसेस में टूट जाता है और लोकल क्लान्स के हाथों में आ जाता है। हाउएवर जो पेशवा रहते हैं वो सिर्फ नॉमिनल हेड बन के रह जाते हैं। तो बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत के डिफीट के बाद कुछ ज़्यादा मराठास के पास रह नहीं जाता, मराठा एम्पायर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और पेशवा की पावर वैसी नहीं रह जाती जैसे पहले हुआ करती थी। पेशवा सिर्फ नॉमिनल हेड रह जाते हैं। बेटा अब हम मराठा एम्पायर के डिक्लाइन के पतन के कारण को पढ़ेंगे। एक कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे।
सेवरल रीजन्स लैड टू डाउनफॉल ऑफ मराठास। मराठास के डाउनफॉल के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें पहला कारण था यूनिटी ही नहीं थी मराठा चीफ में। जितने भी मराठा चीफ्स थे ये एक दूसरे के साथ मिलजुल के नहीं रहते थे, हम श्रेष्ठ आपस में लड़ते रहना, ये एक दूसरे के साथ ही लड़ते रहते थे। और भी फ्रिक्वेंटली ऐसा ही 2-10 साल में एक बार लड़े, हमेशा ही लड़ रहे हैं, और कभी भी यूनाइट नहीं हो पाए किसी कॉमन कॉज के लिए। इन्हें नहीं लगा कि भाई कोई फॉरेन इन्वेजन हो जाए, कोई फॉरेन पावर हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग जाए ना, इनको तो बस आपस में ही लड़ना था। कोई कॉमन कॉज इन्हें यूनाइट नहीं कर पाया, मतलब कॉमन कॉज मिला ही नहीं शायद इन्हें, क्या यूनाइट होते बेचारे। इनकी जो पॉलिसी थी एक्सपांशन की वो भी फैटल थी। इन्होंने वास्ट टेरिटरीज़ को कनकर तो कर लिया पर कंट्रोल नहीं कर पाए। मतलब क्या बोलते हैं, कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ये टेरिटरी जीती, ये टेरिटरी जीती, ये टेरिटरी जीती, जब तक यहाँ पर सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं होगा, प्रॉपर टैक्स पॉलिसीज़ नहीं होगी, लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना। तो जीतना काफ़ी नहीं है, कंसोलिडेशन बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, जो मराठास नहीं कर पाए। जीत पाए पर कंट्रोल नहीं कर पाए। जो मराठास थे उन्होंने गुस्सा किया दूसरे रूलर्स को भी, उनकी टेरिटरीज़ को। जब तुम लूटोगे तो वो तुम्हें क्यों सपोर्ट करेंगे, भले कितने भी रूलर हों जिनके नाम अभी हमने पढ़े कि भाई इन्होंने मराठास को सपोर्ट नहीं किया, अहमद शब्दाली के अगेंस्ट में कंट्रोल करना था, शुजा-उद-दौला ने ये गलत किया, अभी मैंने कहा ना। पर भाई शुजा-उद-दौला भी तो इनके खिलाफ इसीलिए हुए थे क्योंकि इनका काम ही ये था दूसरों की टेरिटरीज़ को रेड करना, इस वजह से वो बहुत गुस्सा थे। दे ऑल्सो कंपेल्ड दीज रूलर्स, और इन रूलर्स को ये कंपेल भी करते थे कि भाई आप चौथ पे करो, सरदेश मुखी पे करो। तो रूलर को भयंकर गुस्सा था कि भाई ये कौन सी बात हुई, तुम हमारे एरिया के हो, तुम अपने एरिया में कंट्रोल रखो, हमारे एरिया में आके हमसे चौथ, हमसे सरदेश मुखी क्यों वसूल रहे हो, हमारी एरिया तुम्हें क्यों चाहिए, उस वो टेरिटरी का तुम क्या करोगे, है ना। तो ये रेडिंग वाला जो मैटर था, दूसरे की टेरिटरीज को रेड करना, इस वजह से भी मराठास का डिक्लाइन हुआ। Therefore they couldn't win allies। जब अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ आप लड़ रहे थे, एक व्यक्ति आपको सपोर्ट करने नहीं आया, क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुद की पॉलिसीज इतनी फॉल्टी थी, है ना। इस वजह से ये अकेले खड़े रहे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। अहमद शाह अब्दाली को हमारे रूलर्स ने सपोर्ट कर दिया पर इन्हें किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लास्टली दे डिडंट टेक एनी पेन टू मॉडर्नाइज देयर मिलिट्री। इन्होंने कोई तकलीफ नहीं उठाई अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनके पास नहीं था और इसीलिए ये compete नहीं कर पाए ब्रिटिश की जो पावर इंडिया में बढ़ रही थी उसके साथ। अगर ये अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर लेते, मिलजुल के रहते, दूसरों की टेरिटरीज़ को रेड नहीं करते, तो ब्रिटिशर्स के खिलाफ अच्छा खासा पावर इनके पास था, ये ब्रिटिशर्स को इंडिया में एस्टेब्लिश होने ही नहीं देते। पर ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, चलो। So student, I'm in this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.